हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे जस्ट पिछली क्लास में हमने देखा था स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हमने स्प्लिटिंग देख ली है और आज की क्लास में हम देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है। वैसे ये सीएफटी का पार्ट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पहले क्लास ले ली थी इसकी, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल हो गया, आज हमारा टेट्राहेड्रल है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो वो किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास में एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर में अगर हम मेटल आयन को रख दें, क्यूब के सेंटर में अगर हम यहां पे किसी मेटल आयन को रख दें तो वहां से ऑपोजिट कॉर्नर, एक तो ये वाला कॉर्नर हो गया, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, एक तो ये पॉइंट हो गया, सॉरी, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहां पे एक लिगेंड प्रेजेंट होगा, एक लिगेंड यहां पे प्रेजेंट होगा और एक लिगेंड यहां पे। क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं और वो भी कौन से अपोजिट कॉर्नर होने चाहिए, वहां पे जब लिगेंड प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देखना ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाले एक दूसरे के अपोजिट है और बीच में क्या है आपका मेटल है, ये क्या है मेटल, और ये चारों के चारों क्या है लिगेंड। इस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ 4 लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में वो चीजें देखनी है हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे हुई थी, उसी तरीके से हम टेट्राहेड्रल में देखनी है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और बाद में आता है कौन सा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला होता है डी जेड स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पे भी वही सीन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आपके एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है लोब्स इनकी, और ये जो तीन है इनकी लोब्स कहां पे प्रेजेंट है, जो एक्सिस है उनके बीच में प्रेजेंट है। इनमें से हम किसी एक को बना लें एक बात, जैसे हम डी एक्स वाई की बात करते हैं, डी एक्स वाई को हम बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे जब इसकी लोब्स बनाएंगे हम तो वो किस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यानी एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है इसकी लोब। अब ध्यान रखना जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जो लिगेंड आता है मेटल के पास में, स्टार्टिंग में जब मेटल फ्री कंडीशन में, मतलब इसके पास में कोई भी लिगेंड नहीं आया हुआ है, ऐसी कंडीशन में जो पांचों ऑर्बिटल्स, जो पांचों सब ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट कंडीशन में होते हैं, मतलब इन पांचों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जब लिगेंड इनके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आता है उस टाइम इन ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। कुछ सब ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ सब ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है। क्यों होती है, लिगेंड जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन में अगर उसको कोई भी लोब मिलेगी तो उसके साथ में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन नहीं होते ही वो लोब जिस सब ऑर्बिटल की उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने बोला था कि एक्सिस की डायरेक्शन से आ रहा था लिगेंड, लेकिन जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होते हैं, जो लिगेंड होते हैं वो किधर से आते हैं, एक्सिस के बीच में से आते हैं, और एक्सिस के बीच में से आएंगे तो एक्सिस के बीच में जो लोब होती है उनके साथ में लिगेंड की लोब के साथ में क्या होगा, उनका रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होते ही उन लोब्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों सब ऑर्बिटल्स की जो लोब होती है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब जब भी लिगेंड इनके साथ में बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में उस टाइम इन तीन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब लिगेंड आया ऐसी कंडीशन में क्या बना, नीचे की तरफ तो कौन रहे, नीचे की तरफ वो ऑर्बिटल्स, वो सब ऑर्बिटल्स रहे हैं जो एक्सिस के ऊपर जिनकी लोब प्रेजेंट थी, तो वहां पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर थे। एक्सिस के बीच में जो लोब है उसकी तुलना में जो एक्सिस पे लोब प्रेजेंट होती है उनके साथ में लिगेंड की लोब कम प्रतिकर्षण करती है या फिर रिपल्सन कम दिखाती है, इसलिए इन दो की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तो, और दूसरा कौन सा है डी जेड स्क्वायर है। उसी टाइम कौन कौन सी लोब थी, ये तीनों डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी जो लोब्स होती है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है। तो जब भी लिगेंड एक्सिस के बीच में से आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो इनके साथ में रिपल्सन दिखाएगा और तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स।
ध्यान रखना, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है इसमें सिमेट्री एब्सेंट होती है, और सिमेट्री एब्सेंट होने के कारण जो T2G था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, T2। जी का मतलब ये तो होता है जीरेड, और जीरेड कब लगता है, जब कंपाउंड आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिक नहीं होने के कारण T2 से आगे जो जी लगता है वो हट जाएगा, और ई से ई के आगे जो जी लगता है वो भी हट जाएगा। उसमें क्या था, EG था, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली ई रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो दोनों के बीच का एनर्जी गैप है इसे हम डेल, और साथ में क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए, उसमें डेल ओ लिख रहे थे, ये टेट्राहेड्रल के लिए तो डेल टी हो जाएगा। साथ में ये जो सेंटर है, जो पहले एनर्जी थी जब लिगेंड नहीं आए थे, उस टाइम जो एनर्जी लेवल था उसे हम क्या बोलते हैं, बेरी स्यूडो सेंटर, बेरी स्यूडो सेंटर। ठीक है, और साथ में देखना इनकी एनर्जी की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब ई ऊपर की तरफ था तो उसके लिए लिखा था हमने प्लस 0.6 डेल ओ, यहां पे क्या होगा, वो 0.6 है ना, वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप है ये हो जाएगा माइनस 0.6 डेल टी। ध्यान रखना, ये जो बेरी स्यूडो सेंटर है उससे नीचे की तरफ एनर्जी देखनी है आपको, तब नेगेटिव में आएगी, ऊपर वाली क्या आएगी, पॉजिटिव में। और ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 0.4 प्लस में 0.4, आगे क्या लगेगा, डेल टी लगेगा। ये दोनों मिलाएंगे तो टोटल 1 आपके पास में डेल टी बनेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। इससे इसके साथ में हम यहाँ पे CFSC की वैल्यू देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो देखी थी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ई में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इंटू माइनस 0.6 प्लस 0.4 इंटू T2 में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 0.6 माइनस 0.6 इंटू ई में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कहां पे, जो ई सब सेल्स हैं या जो एनर्जी लेवल नीचे आ गया था ई, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो प्लस 0.4 इंटू T2 में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो। तो ये आपके पास में इससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, CFSC की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। कंसीडरिंग द सेंट्रल मेटल आयन एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सेंटर पे अगर हम मेटल आयन को रखें तो इफ द क्यूब्स अपोजिट कॉर्नर्स आर कनेक्टेड ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। वही बात है अभी जो हमने बनाई थी वो, कि वो स्ट्रक्चर वापस बना दो, यहाँ पे जगह छोड़ रखी है हमने तो यहीं पे वापस से बना देते हैं। ये यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड प्रेजेंट है, एक लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है। इनको चारों को मिला दो, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड देखिए, इन देयर नॉर्मल स्टेट द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन हैव इक्वल एनर्जी। हमने भी यही बोला था, डीजनरेट कंडीशन में होते हैं जब लिगेंड पास में नहीं आता है, और जब लिगेंड आता है उस टाइम क्या होता है, हाउएवर as ligand approach the central metal ion the degeneracy of the metal ions orbital is disrupted। ठीक है, यानी डीजेनरेसी उसकी रहती नहीं है उसके बाद में। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स कम अलोंग द एक्सिस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड कम बिटवीन द एक्सिस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अलोंग द एक्सिस नहीं आएगा, इसको हम लिख देते हैं वापस से। BW का मतलब क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, thus the lobes of T2 orbitals are closer to the ligands, thus the energy of T2 orbital are higher and that of E orbitals are lower. The energy difference between these two sets of orbitals is represented by del T। हमने यही तो बोला था, del T के द्वारा हम इसको बताते हैं। ये देखो, ये रहा del T। ठीक है, इसके बाद में ये हमने CFSC की वैल्यू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए किस तरीके से निकाली जाती है वो लिख दी। उसके बाद में देखना, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिमेट्री T2G इज रिटन एज T2 एंड EG एज E। यही तो हमने बोला है कि जो T2G था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, सॉरी T2 लिखेंगे। ये किसमें है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। उसी तरीके से जो EG था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E से डिनोट करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर टिपिकली
यूज्ड ओनली फॉर वीक फील्ड लिगेंड। ये चीज ध्यान रखना आप, जब टेट्राहेड्रल लिगेंड्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी लिगेंड आता है वो कौन सा आता है, वीक फील्ड लिगेंड ही आएगा, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स ही अप्रोच करता है जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो आपको पता है जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 4 ही लिगेंड होते हैं और एक मेटल आयन होती है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें भी एक मेटल आयन होती है और 4 लिगेंड होता है। मतलब जब आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड होगा ऐसी कंडीशन में आपको टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, लेकिन अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसी टाइम ये जो ज्योमेट्री है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हम यहां पे लिख देते हैं इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड आता है तो आपके पास में यहां पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे नहीं आते, वो किस में आएंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आएंगे। फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स द ज्योमेट्री बिकम्स स्क्वायर प्लेनर बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर बोथ आर डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, मतलब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होती है, चाहे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो, दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम एक ही तरीके से निकालते हैं, ठीक है। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं NiCl4-2 का, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। NiCl4-2, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो निकिल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए, देखें। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, उसके बाद में 3D में कितने आएंगे भाई, 3D8 और 4s2। उसके बाद में देखो जो निकिल है इसमें वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो निकिल जब +2 में होगा उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और क्या बचेगा, आर्गन 3D8, ठीक है। अब देखो जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो क्लोराइड है जो Cl है ये क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो देखो निकिल के कौन सा लिखेंगे हम, 3D ऑर्बिटल लिखेंगे। निकिल का जो 3D ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। इसमें क्या होगा फिर, स्प्लिटिंग होगी क्लोरीन के कारण, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसे होगी, नीचे की तरफ तो कौन आएगा, Eg आएगा और ऊपर की तरफ आएंगे T2, ये T2 लीजिए और ये नीचे वाला E लीजिए और इन दोनों के बीच एनर्जी गैप है वो क्या है, डेल्टा T है। इसके साथ में ये बेरी स्यूडो सेंटर हो गया, यहाँ पे बेरी स्यूडो सेंटर हो गया, ये लो बेरी स्यूडो सेंटर से नीचे जो एनर्जी गैप है वो कितना है, माइनस का 0.6 डेल टी और ऊपर की तरफ कितना है, प्लस का 0.4 डेल टी, यही है। चलो इसके लिए हम CFSE की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाएंगे देखना, स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन तो हम आराम से फिल कर सकते हैं, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कोई इलेक्ट्रॉन मत मान लेना भाई, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी गैप नीचे वाला है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब हमने क्या बोला, यहाँ पे कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है वहां पे हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ा था कि इसके लिए जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में, डेल की तुलना में या डेल टी की तुलना में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाने के लिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन डेल टी की वैल्यू कम है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, 4th यहाँ पे आ जाएगा, 5th यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितने हैं, 8 है, 6th यहाँ पे आ जाएगा, 7th यहाँ पे और 8th यहाँ पे। अब देखिए इसकी CFSE की वैल्यू निकालते हैं, CFSE, और CFSE का फॉर्मूला हमने पीछे लिख रखा है
क्या है, ये रहा -0.6 इंटू ई जो ऑर्बिटल्स है उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये रहा ई में कहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो तो ये रहे और वैल्यू कितनी रखनी है -0.6, तो -0.6 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 प्लस 0.4 इंटू T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 3 4, तो 4 यहां पे लिख दो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2.4 और प्लस में कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, बचा कितना, CFSC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी बची यहां पे देखो आप, माइनस की 0.8 डेल्टी, इसके आगे डेल्टी लगा दीजिए, ठीक है डेल्टी, और लास्ट में यहां पे डेल्टी लग गया, तो ये CFSC की वैल्यू आएगी इसकी। इसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसे हम क्या लिखेंगे, डायामैग्नेटिक, क्या लिखेंगे डायामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आई थिंक हो गया। तो यहाँ पे आपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में देखा, ठीक है, और इससे के साथ में CFSC की वैल्यू किस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकाली जाती है उसके बारे में आपको पता चला, और E यहाँ पे नीचे क्यों आया, T2 ऊपर क्यों गया इसके बारे में भी आपको पता चला, क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में से अटैक करते हैं मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, थैंक यू।